नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है उत्तर प्रदेश के अधिकारी जिन्हें सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। दूसरा है यूपी का मदरसा। तीसरी खबर में बात दिल्ली के उस स्कूल की जहां जय श्री राम पर छात्रों को सजा दी गई। चौथा है आरोपी मेहरे आलम। सबसे पहले बात अधिकारियों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का तुरंत गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 400 लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान जारी किए। वहीं सीएम योगी ने लोगों से ये भी कहा, घबराएं नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है और उनके लिए ही है। हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने और उनके सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं पर गौर करने और उनकी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परिवारों के बीच संपत्ति विवाद के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर कानून के अनुसार विवाद का समाधान किया जाए। उन्होंने किसी की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। वहीं इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलाज में होने वाले खर्च का आकलन तेजी से करें और सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि सरकार जल्द से जल्द राशि जारी कर सके। गौरतलब है कि सीएम योगी 3 दिनों के गोरखपुर दौरे पर है। इस दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जनता दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 400 लोगों की शिकायतें सुनी। लोगों की शिकायतों पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के सभी मुद्दों को हल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दूसरी खबर में बात यूपी के मदरसों की। उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसे एक बार फिर से सीएम योगी की रडार पर आ गए हैं। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले जो मदरसे, दरअसल अब उन पर कार्रवाई होगी। करीब 4000 से ज्यादा मदरसे इसके दायरे में आए हैं। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध मिले थे, जिसमें से 4000 मदरसे ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। लेकिन अब बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत हो चुकी है। मदरसों के हुए सर्वे में नेपाल से सटे इलाकों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकरजाल मिला है। बता दें कि इनमें से ज्यादातर मदरसे संचालकों ने बताया था कि उनके मदरसे चंदे की मदद से चल रहे हैं। खास तौर पर दुबई के काफी लोग यहां पैसा भेजते थे। नेपाल और बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आई। ऐसे मदरसों के संचालक चंदे के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाए थे। वहीं इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि हमारी सरकार तो चाहती ही है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए हम तरह तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। आज आधुनिक शिक्षा का जो दौर चल रहा है, उससे मदरसों के बच्चे भी जुड़े हैं। वो कंप्यूटर सीखें और अपनी स्किल को डेवलप करें। रही बात मदरसों में विदेशी फंडिंग की, तो वो अब भी काफी मदरसों को मिल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जांच हम करा रहे हैं। वहीं धर्मपाल सिंह ने कहा कि जांच में करीब 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। इसको लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की गई। जैसे ही मदरसों में परीक्षा खत्म होगी, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जांच के दौरान पता चला कि अवैध मदरसों में देश के बड़े शहरों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद सहित कई अन्य शहरों से फंडिंग होती थी। यही नहीं, विदेशों से इन राज्यों को पैसा आता था, फिर यही पैसा मदरसों में भेजा जाता था। लेकिन अब इन अवैध मदरसों पर तगड़ी कार्रवाई होगी। तीसरी खबर में बात दिल्ली के एक स्कूल की, जिस पर छात्रों ने जय श्री राम बोलने पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उस स्कूल की वेबसाइट अब हैक हो गई।
हैकर ने पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड रंग भगवा कर दिया। वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों से में जय श्री राम लिखा दिखाई दिया है। इसी के साथ भगवान राम की कई तस्वीरें भी स्कूल की होम स्क्रीन पर दिखाई दे रही। खास बात तो यह है कि इस हैकिंग की जानकारी स्कूल को थी ही नहीं। हालांकि थोड़े समय बाद ही स्कूल प्रशासन ने इसमें सुधार कर लिया। ये मामला दिल्ली के मयूर विहार के वनस्थली पब्लिक स्कूल का है। यहाँ 20 मई को हिंदू संगठनों ने स्कूल में छात्रों के कलावा काटे जाने और भगवान राम का पोस्टर फाड़ने के आरोप में प्रदर्शन किया था। अब इसे स्कूल की वेबसाइट पर भगवान राम का चित्र होम स्क्रीन पर दिखने लगा। स्क्रीन पर भगवान राम के धनुष बाण सहित फोटो के साथ बजरंगबली की भी फोटो दिखाई देने लगी। ये फोटो स्क्रॉल हो रहे थे। इन तस्वीरों के ऊपर लिखा था, हिंदुओं की सहनशीलता को उनकी कमजोरी समझने की भूल मत करो, हमें उकसाना बंद करो, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। इन सभी के नीचे हमारे मंदिर नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल का फोटो भी आ रहा था। जब वेबसाइट में हुए इस बदलाव के बारे में वनस्थली स्कूल में प्रशासनिक विभाग के अधिकारी महेश शर्मा से बात की गई तो उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था। पहले तो वो मामले से अनजान बने रहे, फिर कुछ देर बाद कुछ भी ना दिखने की बात कही। अंत में महेश शर्मा ने कहा कि भगवान राम का फोटो जय श्री राम लिख कर आ रहा है तो इसमें गलत क्या है। हालांकि थोड़े समय बाद स्कूल की वेबसाइट फिर से पहले जैसी हो गई। वनस्थली स्कूल के प्रशासनिक विभाग के अधिकारी महेश शर्मा ने कहा कि इस पूरे विवाद की शुरुआत छात्रों की गलती से हुई। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र स्कूल के बाहर बाइक से जय श्री राम का नारा लगाते हुए गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहे थे, जिन्हें रोकने और अगले दिन डांटने के लिए बुलाने पर यह सारा विवाद शुरू हुआ। बकौल महेश शर्मा वो भी राम के नाम का सम्मान करते हैं, लेकिन स्कूल का अनुशासन बरकरार रहना चाहिए। महेश शर्मा ने इस पूरे मामले में आरोपी करार दिए गए टीचर अनूप और रवि के निलंबन की पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी टीचर रीतू छुट्टी पर चली गई है। जब उनसे पूछा गया कि अगर स्कूल प्रशासन गलती छात्रों की मानता है तो टीचरों को सस्पेंड क्यों किया गया, तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट ने ये कदम जन भावना को शांत करने के लिए उठाया। वनस्थली स्कूल का माहौल पूरी तरह से धार्मिक बताते हुए महेश शर्मा ने कहा कि वहां सुबह पूजा से ही काम की शुरुआत होती है। स्कूल की कई अलग अलग जगहों पर ब्रांच बताते हुए उन्होंने कहा कि हर स्कूल के कैंपस में एक मंदिर बना हुआ है जो हम लोगों की राम के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ाई का वातावरण धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। गौरतलब है कि वनस्थली स्कूल के कुछ छात्रों ने स्कूल के 3 खेल टीचरों अनूप, रवि और रीतू पर अपना कलावा काटने और भगवान राम का नाम लेने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि 5 छात्रों को स्कूल की तरफ से सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद सभी छात्रों को बहाल करने के साथ उन्हें स्कूल के प्रशासन की तरफ से कलावा भी बांधा गया था। चौथी खबर में बात आरोपी मेहरे आलम की। 10 साल पहले बिहार के पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार सभा में बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी मेहरे आलम को बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आलम की गिरफ्तारी दरभंगा से हुई। दरअसल आलम को इससे पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वहां से वो चकमा देकर फरार हो गया था। इस केस में 3 आरोपियों को कोर्ट ने पहले ही सजा सुना रखी है। वहीं मेहरे आलम के फरार होने के बाद उसकी तलाश लगातार जांच एजेंसियां कर रही थी। इस बीच बिहार एसटीएफ को आलम के दरभंगा में होने की खबर मिली। पुलिस को पता चला कि वो अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिंधोली गांव में रुका हुआ था। एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची तो खबर सही मिली और दबिश देकर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मेहरे आलम से पूछताछ की जा रही है। आलम पर एनआईए ने मुजफ्फरपुर के नगर थाना में 30 अक्टूबर 2013 को कांड संख्या 612/13 दर्ज किया था और इसी के बाद एनआईए ने मेहरे आलम को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी को चकमा देकर फरार हो गया था। तब वो एनआईए के साथ बतौर गवाह गया था। तब से आलम लगातार फरार ही था। माना जा रहा है कि जल्द ही एनआईए और अन्य एजेंसियां भी मेहरे आलम से पूछताछ कर सकती है। फिलहाल बिहार एसटीएफ केस में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। दरअसल 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में तब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी की सभा के अलावा एक ब्लास्ट पटना जंक्शन पर भी हुआ था। इन धमाकों में कुल 6 लोगों की जान चली गई थी
और लगभग 82 लोग घायल हुए थे। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।